विद्यार्थियों, आप देख रहे हैं फिजिक्स का फरवरी माह का जो असाइनमेंट जारी किया गया बोर्ड के द्वारा। इससे पहले मैंने आपका हिस्ट्री का करा दिया, हिस्ट्री को चेक कर लेना 10th क्लास का। अब आपका फिजिक्स का करा रहा हूँ। तो यहाँ पर जो है इसके सारे सॉल्यूशंस देखेंगे। चलिए पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। दाढ़ी बनाने में किस दर्पण का जो है प्रयोग किया जाता है? और इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम दोनों के लिए है ये। तो विच मिरर इज यूज टू फॉर सेविंग पर्पस? तो आप सभी को पता है कि इसमें जो है कॉनकेव मिरर का यूज़ किया जाता है। कौन सा? आपका अवतल दर्पण। ठीक है, इसमें आपका जो अवतल दर्पण है, इसको इसलिए यूज़ किया जाता है कि इसमें जो है आपका पिक्चर जो है वो बड़ा बनता है। ठीक है, इंग्लिश मीडियम वाले जो आंसर नोट करेंगे वो कॉनकेव मिरर हो जाएगा, हिंदी मीडियम अवतल दर्पण। इसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है गोलीय दर्पण की फोकस दूरी एवं वक्रता त्रिज्या के बीच में संबंध आपको बताना है। तो गोलीय दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या के बीच में संबंध आप सभी ने कई बार देखा है, मैंने कई बार बताया। जो आपका एमसीक्यू वाले जो सेट 1 सॉल्व कराए थे उसमें आपको बताया था कि आपका जो है एफ इजकल्स टू आर बाई टू होता है। ठीक है, एफ इजकल्स टू आर बाई टू। तो आपका जो है ये हो जाएगा रेडियस ऑफ कर्वेचर। और स्फेरिकल मिरर का जो है आपका फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर के बीच में जो संबंध होता है वो होता है आपका एफ इजकल्स टू आर बाई टू। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है आपसे प्रकाश का वेग सर्वाधिक होगा, यानी कि इन विच मीडियम वेलोसिटी ऑफ लाइट विल बी मैक्सिमम? तो वैक्यूम में सबसे ज़्यादा होती है, यानी निर्वात में सबसे ज़्यादा होती है। तीसरा क्वेश्चन के बाद चौथा जो क्वेश्चन है, सोलर कुकर में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो सोलर कुकर में जो है आपका प्रयोग किया जाता है अवतल दर्पण का। कौन सा? अवतल दर्पण का। ये क्या है कि आपका सारे के सारे चीज़ों किरणों को जो है एक जगह लाके इकट्ठा करता है। तो यहाँ पे विच स्फेरिकल मिरर इज यूज्ड इन सोलर कुकर? तो कॉनकेव मिरर जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, लेंस के आवर्धन का व्यंजक क्या है? लेंस के आवर्धन की बात हो रही है, लेंस पूछा जा रहा है। तो लेंस में जो होता है आपका वो हो जाएगा आपका एम इक्वल्स टू वी अपॉन यू। ठीक है, यानी मैग्निफिकेशन ऑफ लेंस ये होगा आपका एम इक्वल्स टू वी अपॉन यू। अगर ये मिरर का पूछता, लेंस का नहीं पूछता, दर्पण का पूछता तो माइनस लगा होता। ठीक है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, इनमें से किसका प्रयोग विद्युत धारा धारा उत्पन्न करने के लिए किया जाता है? तो धारा उत्पन्न करने के लिए जनरेटर का प्रयोग किया जाता है। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जनरेटर। ठीक है, जिसको जनित्र भी बोलते हैं हिंदी में। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है सातवां, विद्युत मोटर की कुंडली में धारा की दिशा एक बार परिवर्तित होती है प्रत्येक कितने चक्कर में? तो अर्ध चक्कर में। ठीक है, आधे चक्कर में जो है धारा की दिशा में एक बार परिवर्तन देखने को मिलता है। तो आपका जो है हाफ साइकिल, जो हाफ रोटेशन जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आठवां आठवां जो क्वेश्चन है, एक विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के बीच इकाई आवेश को स्थानांतरित करने में किया गया कार्य विभवांतर यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है, जिसको हम वी से डिनोट करते हैं। ठीक है, अगला जो नौवां क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया आपसे अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाता है? तो सिलेरी मसल जो होती हैं आपका, यानी पक्ष माँ भापी मसल्स या पेशियाँ बोलते हैं। यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे रहेंगे ये, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं। इसके बाद जो है आपका विद्युत जनित्र यांत्रिक ऊर्जा को किस रूप में परिवर्तित करता है? तो यांत्रिक ऊर्जा को वो जो है विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है, यानी कि आपका जो है ये क्या करता है, मैकेनिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। तो यहाँ पर जो है आपका विद्युत ऊर्जा हो जाएगा ए ऑप्शन, और इंग्लिश में इसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी बोलेंगे। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, इसमें पूछा गया है वस्तु की किस स्थिति के लिए अवतल दर्पण वस्तु के आकार के बराबर प्रतिबिंब बनाता है? किरण आंखें आरेख द्वारा जो आपको समझाना है। तो विच पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट डज ए कॉनकेव मिरर फॉर्म एन इमेज इक्वल टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट एक्सप्लेन विद द रे डायग्राम? तो यहाँ पे अवतल दर्पण तो होता ही है, तो अवतल दर्पण का चित्र बनाएंगे हम। और जो है ये अवतल दर्पण में जो इमेज होगी, जो इतना बड़ा छोटा सा ये बी और ए बी जो है ये इमेज है, यानी कि इमेज नहीं मतलब यहाँ पे वस्तु रखी गई है, चाहे आप खड़े हो। तो ये ए बी जो है, ए से लेके बी तक की डिस्टेंस आपकी है। यहाँ से दो रेस जाती हैं, एक जो आपका फोकस से पास होता है वो सीधी निकल जाती है, और एक आपका यहाँ से इस जो आपके मुख्य अक्ष है प्रिंसिपल एक्सिस के बिल्कुल पैरेलल जाता है, और जो मिरर से टकराने के बाद में फिर से फोकस से पास होता है। ठीक है, और जो आपका ए से जो पास हो रहा है ये ई पे जा रहा है, ये जा करके
फोकस से पास होगा और टकराने के बाद में ठीक प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होके वापस आएगा। तो इस तरह से ये दोनों बिंदु ए डैश पे मिल रही हैं, यानी कि ए का प्रतिबिंब जो है ए डैश यहाँ बन रहा है, यानी कि नीचे की तरफ बन रहा है। इसका मतलब आपका प्रतिबिंब जो है उल्टा बना, लेकिन समान आकृति का बना। तो व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट ए सेंटर ऑफ कर्वेचर देन द ऑब्जेक्ट इमेज विल बी सेम इन साइज बट इन्वर्टेड, यानी कि उल्टा बनेगा। ठीक है, तो जब वक्रता केंद्र पर रखा होगा आपका वस्तु कॉनकेव मिरर के, तब जाके उसकी साइज जो है सेम होगी, लेकिन प्रतिबिंब जो है आपका उल्टा बनेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पर जो है आपका सेकंड क्वेश्चन पूछा गया, कार के हेडलाइट में किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग किया जाता है और क्यों? तो कार की हेडलाइटों में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि बल्ब जो है दर्पण के मुख्य फोकस पर स्थित होता है, यानी कि दर्पण के बीच में लगा रहता है। जो आपने देखा होगा सभी की हेडलाइट में बीच में जो है बल्ब लगा रहता है, तथा परावर्तन के पश्चात दर्पण से किरणें जो है समानांतर होकर सड़क पे पड़ती हैं। इससे अग्रदीप का प्रकाश जो है अधिक तीव्र तथा अधिक दूरी के क्षेत्र को प्रकाशित करता है, इसलिए। ठीक है, इसका कारण भी हमने बताया। यहाँ पे मैंने इंग्लिश में भी लिखा है, कॉनकेव मिरर इज यूज्ड इन हेडलाइट्स ऑफ व्हीकल बिकॉज व्हेन द बल्ब ऑफ हेडलाइट इज प्लेस्ड एट फोकस ऑफ कॉनकेव मिरर इट अलाउज द लाइट टू स्प्रेड आउट इनफिनिटी। ठीक है, बहुत दूर तक और बहुत ज़्यादा फैलता है। नेक्स्ट जो थर्ड पार्ट है, उस भौतिक राशि का नाम बताइए जिसका मात्रक डायप्टर होता है और किस प्रकार के लेंस की क्षमता यानी कैपेसिटी या पावर ऋणात्मक होती है। तो यहाँ पर देखिए, लेंस की शक्ति यानी क्षमता का मात्रक जो है डायप्टर होता है। ठीक है, भौतिक राशि कौन सी है? वो आपकी लेंस की क्षमता, यानी लेंस की क्षमता या लेंस की शक्ति या लेंस की पावर बोलिए, उसका मात्रक डायप्टर होता है। और अवतल लेंस की क्षमता जो है ऋणात्मक होती है। ऋणात्मक किस लेंस की होती है? अवतल लेंस की। तो यहाँ पर लिखा गया है, डायप्टर इज द यूनिट ऑफ पावर लेंस एंड कॉनकेव लेंस हैव द नेगेटिव पावर। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन इसमें पूछा गया है आपका, प्रकाश के अपवर्तन के नियम को आपको लिखना है। प्रकाश का अपवर्तन के दो नियम होते हैं, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा विलंब तीनों ही एक तल में होते हैं। और आपतन कोण की जया और परावर्तन कोण की जया का अनुपात एक स्थिरांक होता है, जैसे कि साइन आई अपॉन साइन आर एक स्थिरांक होगा। यहाँ पर जो है हम इसको इंग्लिश में लिख देंगे, टू लॉस ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इज इंसिडेंट लाइट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन। और सेकंड है, द रेशियो ऑफ द साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज ए कांस्टेंट, यानी कि साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें आपका पूछा गया, निकट दृष्टि दोष क्या है और इसे किस लेंस के द्वारा सुधारा जा सकता है? किरण आरेख की सहायता से समझाना है। तो देखिए, जब कोई व्यक्ति निकट की रखी वस्तुओं को देख पाता है परंतु क्या है, दूर की रखी वस्तुओं को नहीं देख पाता है, तो इस प्रकार की दृष्टि दोष को हम निकट दृष्टि दोष कहते हैं और इसे अवतल लेंस से सुधारा जा सकता है। व्हेन ए पर्सन इज एबल टू सी नियर बाई ऑब्जेक्ट्स क्लियरली बट ही इज अनेबल टू सी द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्लियरली, देन दिस टाइप ऑफ विजन डिफेक्ट इज कॉल्ड मायोपिया और दिस इज करेक्टेड बाय कॉनकेव लेंस। और इसका डायग्राम जो है इस तरह का मायोपिया का, जिसका इमेज फॉर्मेशन बाय मायोपिया आइज, तो वो क्या होगा कि आपका जो है इमेज पहली बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपको ध्यान रखना है, ये वाला आपका डायग्राम बन जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला जो क्वेश्चन है इसमें है, मानव नेत्र के समंजन क्षमता की व्याख्या करनी है और सामान्य मानव नेत्र की दृष्टि सीमा क्या है ये आपको बताना। एक्सप्लेन एकोमोडेशन ऑफ पावर ऑफ ह्यूमन आई और रेंज ऑफ विजन ऑफ नॉर्मल ह्यूमन आई। तो अभिनेत्र लेंस की वह क्षमता जिसके द्वारा विभिन्न दूरियों पर स्थित वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देखने के लिए लेंस की फोकस दूरी को कम या अधिक किया जा सकता है, समंजन क्षमता कहलाती है। ठीक है, नेत्र की वह क्षमता जिसके द्वारा विभिन्न दूरियों पर यानी कि पास की या दूर की वस्तु को देखने के लिए जो है लेंस की फोकस दूरी को कम या ज़्यादा कर सकते हैं, वो समंजन क्षमता कहलाती है। और सामान्य दृष्टि के लिए जो है समंजन क्षमता जो होती है 25 सेंटीमीटर की होती है और मैक्सिमम अनंत के बीच होती है। ठीक है, और समंजन क्षमता निकालते तो अभी अभी हमने देखा था 1/f होता है। आपकी 25 सेंटीमीटर है तो ये आपका 1/f, और सेंटीमीटर नहीं होता है वहाँ पे 1/f जब फॉर्मूला लगाते हैं तो मीटर में होता है, तो इसको मीटर में कन्वर्ट करोगे तो 0.25 हो जाएगा। 1/25 को कन्वर्ट करोगे तो आप क्षमता जो है 4 डायप्टर आएगी। तो ये ऐसे ही बताया है मैंने, लेकिन आप चाहे तो इसको ना लिखें तो भी चलेगा, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि समंजन क्षमता जो 4 डायप्टर होती है। अगर पूछ ले कि कितनी डायप्टर होती है तो 4 डायप्टर होती है, ये ध्यान रखना है। तो इसको इंग्लिश में भी मैंने यहाँ पे लिखा है वही चीज़ जो मैंने आपको हिंदी में समझाई। उसके बाद जो है विभवांतर से आप क्या समझते हैं, इसका ऐसा ही मात्रक क्या है, इसके उपकरण की, इसे किस उपकरण की सहायता से मापा जाता है। तीनों चीज़ें देख लेते हैं। किन्हीं दो बिंदुओं के
विद्युत विभव के अंतर को विभवांतर कहते हैं या वोल्टता कहते हैं। ये सिंपल डेफिनेशन एक लाइन की है। या फिर अगर आप थोड़ा सा टेक्निकल जाना चाहेंगे तो ये भी लाइन आपका, ये भी जो है डेफिनेशन सही है। और दूसरा है, इकाई धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने के लिए किए गए कार्य को उन दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर कहते हैं। यानी कि डिफरेंस क्या होता है आपका, दोनों की, यानी कि एक मान लो कोई पॉइंट यहाँ पर है और एक पॉइंट यहाँ पर है, तो इस पॉइंट से अगर मैं इस पॉइंट तक कोई आवेश ले जाना चाहता हूँ, इकाई आवेश, तो यहाँ से यहाँ तक जाने में जो कार्य किया गया उसी को हम विभवांतर कहते हैं। सिंपल। अगला जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। इसमें विभवांतर का एसआई मात्रक पूछा है, तो एसआई मात्रक जो है वोल्ट होता है। क्या होता है? वोल्ट होता है। एसआई मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है। नेक्स्ट जो इसमें पार्ट पूछा गया है, यानी कि यहाँ पर लिखा गया एसआई यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज वोल्ट आर एक्सप्रेस्ड बाय वी। और विभवांतर को वोल्ट मापी, यानी वोल्ट मापी से मापा जाता है, यानी वोल्ट मापी से, यानी कि जिसको हम बोलते हैं वोल्ट मीटर। ठीक है, हिंदी में भी आप वोल्ट मीटर लिख सकते हो कि विभवांतर को वोल्ट मीटर से नापा जा सकता है। वोल्ट मापी लिखोगे तो भी सही है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेंस की क्षमता से क्या समझते हैं और लेंस की क्षमता और उसकी फोकस दूरी में क्या संबंध है। तो मैंने अभी अभी बताया था, लेंस की क्षमता 1/f होती है। और f जो है, अगर 25 सेंटीमीटर है तो f जो है यहाँ पे हमेशा मीटर होता है। ध्यान रखना, इस फॉर्मूले में f को हमेशा मीटर लेना, तभी जाके सही आंसर आएगा। यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन पूछा है, विद्युत धारा क्या है और इसका मात्रक क्या है और इसे किस यंत्र से मापा जाता है। तो दोनों क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। पहला जो है, लेंस द्वारा आपतित प्रकाश की किरण को मोड़ने की क्षमता को लेंस की क्षमता कहते हैं। बहुत सिंपल है। ठीक है, इतना कर लोगे। किसी लेंस की क्षमता इसकी फोकस दूरी का व्युत्क्रम होता है। अगर आप चाहो तो ये लाइन लिख दोगे तो भी सही है, और ये लाइन लिखना चाहो तो भी सही है, और दोनों लाइन लिख दोगे तो सुभान अल्लाह। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आप दोनों लाइन लिख दो। किसी लेंस की क्षमता उसकी फोकस दूरी का व्युत्क्रम होता है। तो यहाँ पे इंग्लिश में भी मैंने लिखा है यही चीज़। और यहाँ पे जो फॉर्मूला, क्या रिलेशन होती है यहाँ पर, किस लेंस की क्षमता से क्या समझते हैं, तो मैंने आपको बता दिया, P=1/f होता है। इसके बाद में आपका इससे पूछा गया, लेंस की क्षमता और फोकस दूरी में क्या संबंध है, तो यही होता है। लेंस की क्षमता यानी कि पावर, और फोकस दूरी में ये संबंध होता है, पावर बराबर 1/फोकस होता है। ठीक है। बी पार्ट में पूछा गया है, विद्युत धारा क्या है, इसका मात्रक क्या है, इसे किस यंत्र की सहायता से नापा जाता है। तो विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को जो है विद्युत धारा कहते हैं। इसका मात्रक एम्पियर होता है और इसे एमीटर से मापा जाता है। यहाँ पर रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट, इट इज यूनिट इज एम्पियर एंड मेजर इन विद वोल्ट एमीटर। ठीक है, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इसमें क्या पूछा गया आपसे, विद्युत चुंबकीय प्रेरण से आप क्या समझते हैं, उस नियम का नाम लिखें जो प्रेरित धारा की दिशा को बताता है। एक उपकरण का नाम बताइए जो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पे काम करती है, और प्रत्यावर्ती धारा और दिष्ट धारा के बीच क्या अंतर है। तो देखिए, दोनों क्वेश्चन को देख लेते हैं। किसी चालक को किसी प्रवर्ती चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर उस चालक के सिरों के बीच विद्युत वाहक बल उत्पन्न होने को विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। यह होगी डेफिनेशन। ठीक है, व्हेन ए कंडक्टर इज प्लेस्ड इन ए चार्ज मैग्नेटिक फील्ड देन इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज प्रोड्यूस बिटवीन द एंड्स ऑफ द कंडक्टर इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। और जो है इस जो डायरेक्शन को किसके द्वारा बताते हैं, तो डायरेक्शन जो है लेंज का नियम जो है प्रेरित धारा की दिशा बताता है। लेंज लॉ टेल्स अबाउट द डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड करंट। और इसके बाद में बी पार्ट में पूछा गया, विद्युत जनित्र इसी सिद्धांत पे जो है आधारित है। यानी कि विद्युत जनित्र किस सिद्धांत पे है, तो एन इलेक्ट्रिक जनरेटर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। यानी कि विद्युत जनित्र जो है वो आपका विद्युत चुंबकीय प्रेरण पे आधारित है, काम करता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख लोगे मैंने इस डायरेक्ट लिख दिया था कि विद्युत जनित्र, इसी की जगह आप क्या लिख लोगे, विद्युत जनित्र विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित है। ठीक है, इस तरह से। अब प्रत्यावर्ती धारा क्या होती है और आपकी जो है उसको हम डिफाइन कर देंगे। देखिए, प्रत्यावर्ती धारा जो होती है उस धारा को कहते हैं जिसके परिणाम और दिशा समय के साथ आवर्ती रूप से निरंतर बदलते रहते हैं। लेकिन दिष्ट धारा जो है उस धारा को कहते हैं जिसमें दिशा नियत रहती है, नहीं बदलती है। यानी कि अल्टरनेटिव और डायरेक्ट करंट के बारे में पूछा गया है, जिसको मैंने यहाँ पे इंग्लिश में भी लिखा है। 1 लाइन में केवल आपको केवल डिफरेंस बतानी थी तो डिफरेंस बता दिया। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। ओम का नियम लिखिए। चालक और कुचालक के दो उदाहरण देने हैं। पार्श्व क्रम में जुड़े दो प्रतिरोधों के तुल्य प्रतिरोध का व्यंजक आपको प्राप्त करना है। तो यहाँ पर जो है ओम का नियम क्या कहता है, यदि भौतिक अवस्थाएं जैसे ताप, लंबाई इत्यादि स्थिर हों, तब किसी विद्युत परिपथ में प्रतिरोध के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर जो है उस प्रतिरोध में प्रवाहित होने वाली धारा के समानुपाती होता है। यानी कि V इज प्रोपोर्शनल टू I होता है। और प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाने के लिए अगर इक्वल्स टू लगाएंगे तो रेजिस्टेंस R को इंक्लूड करेंगे जो एक स्थिरांक होता है R।
यहाँ पे आर एक स्थिरांक या नियतांक है, यानी कांस्टेंट है, जिसे चालक का प्रतिरोध कहते हैं। इसको इंग्लिश में भी वही चीज़ मैंने लिखी है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसके बाद में इनके उदाहरण देने थे। चालकों के उदाहरण में लोहा, तांबा, एल्युमिनियम, चांदी, पारा सब है। कुचालक के एग्जाम्पल में आप जो है इंसुलेटर्स में कांच, मार्बल, चीनी मिट्टी या मिट्टी, रबड़, माइका, पीवीसी, ये सारे के सारे आते हैं। कोई भी दो एग्जाम्पल देने थे, हमने बहुत सारे एग्जाम्पल दे रखे हैं। इसका बी पार्ट में इसने बोला है कि ड्राइव द एक्सप्रेशन फॉर इक्वल रेजिस्टेंस ऑफ टू रजिस्टर्स कनेक्टेड इन पैरेलल। तो टू रजिस्टर्स के बोले हैं, मैंने 3 रजिस्टर का दिया है। आप चाहें तो इसमें से एक रजिस्टर को हटा सकते हैं, बाकी आपको कुछ नहीं करना है। सारी की सारी चीज़ें ऐसी लिखनी है, बस एक रजिस्टर आप कोई भी हटा सकते हैं, 2 हटा दें या 3 हटा दें या तीनों को लिख दें, कोई दिक्कत नहीं है। तो ठीक है, तो इस तरह का आपका डायग्राम बनेगा। इस डायग्राम में आप मान लीजिए कि R1 और R2, इसको मान लीजिए R2 और बीच वाला R2 को हटा दीजिए। ठीक है, तो आपके पास R1 और R2 आ जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लेट R1 और R2 एंड R2 बी द टू रजिस्टर्स कनेक्टेड इन पैरेलल बिटवीन पॉइंट A एंड B। सपोज सेल E इज कनेक्टेड बिटवीन A एंड B एंड ए पोटेंशियल डिफरेंस B इज अप्लाइड बिटवीन देम। ये तो हमने लिख दिया इस चित्र के बारे में कि हमने क्या कहा। इसमें से मैंने एक रजिस्टर नहीं लिखा। ठीक है, मतलब अभी तो 3 दिखाए हैं, लेकिन अगर आप जब करते हैं तो इसमें से एक रजिस्टर मत लिखना, तो आपका 2 रजिस्टरों के लिए काम आ जाएगा। 2 रजिस्टर मतलब प्रतिरोध। तो यहाँ पर जो है हिंदी में भी लिख देंगे, माना R1 और R2 दो प्रतिरोध हैं। यहाँ पे R3 हटा देंगे हम, डायग्राम में भी बीच वाला जो है R2 को हटा देंगे। ठीक है, और यहाँ पे इस R3 को R2 बना देना। चाहे तो आप R1 और R2 ले लो, ये R3 को हटा दो, आपकी मर्जी है, कैसे भी हटा लो, केवल 2 ही प्रतिरोध करने हैं। तो माना R1 और R2 दो प्रतिरोध हैं जो बिंदुओं A और B के बीच समांतर क्रम में जोड़े गए हैं। माना A और B के बीच एक सेल E जोड़ करके उनके बीच विभवांतर V लगाया गया है। ये जो हिंदी लिखी है, इसी की इंग्लिश मैंने यहाँ पे लिखी है, यही चीज़ मैंने ऊपर बताया था आपको। इसके बाद में हम यहाँ पर इसको क्या करते हैं, यहाँ पे हिंदी में लिखिए, माना परिपथ में बहने वाली संपूर्ण धारा I है, जो कि हम देख रहे हैं इस सर्किट में सारी की सारी धारा I बह रही है, और तथा R1 और R2 में बहने वाली धाराएं क्रमशः R1 और R2 हैं। R3 तो आप लोगे नहीं, क्योंकि आपके क्वेश्चन में नहीं है, तो R3 मत लेना, मैंने तो तीनों के लिए कराया है। तो आप यहाँ पे भी जब लिखो, लेट द टोटल करंट फ्लोइंग इन द सर्किट बी I एंड द करंट फ्लोइंग इन R1 एंड R2 बी I2 एंड I2 रिस्पेक्टिवली, I1 एंड I2 रिस्पेक्टिवली। R3 और I3, 3 वाले टर्म हटा देना, बस कुछ नहीं करना है। तब क्या होगा, अगर ये कंडीशन होती है, तब हमारा क्या होता है, इसकी जो संपूर्ण I है वो कितना हो जाएगा, I1 प्लस ये I1 प्लस I2। तो यहाँ पे हम I1 प्लस I2 लिख देंगे, ये समीकरण 1 दे देंगे। फिर प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों के के बीच विभवांतर जो है समान होगा, यानी कि V जो है, इसमें भी V, R2 में भी V सेम जाएगा और R1 में भी V सेम जाएगा। V मतलब विभवांतर हो गया, यानी वोल्टेज हो गई। तो हमें पता है ओम का नियम कहता है, बाई ओम लॉ, कि हम जानते हैं कि आई आर, यहाँ पे लिख दिया मैंने, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ द रजिस्टर विल बी सेम। ठीक है, क्योंकि सभी में वी जा रहा है, इसीलिए सेम होगा। तो वी इक्वल्स टू आई आर होता है। अभी हमने ओम्स लॉ देखा, और यहाँ से आई की वैल्यू निकालूंगा तो वी अपॉन आर हो जाएगी। आई को यहीं छोड़ दूंगा और आर को इधर ले जाऊंगा तो वी अपॉन आर हो जाएगा। तो ये आ गया, तो आई बराबर वी अपॉन आर हो गया। तो हमें जानते हैं कि आई वन, अगर यहाँ पे 1 करूंगा तो आर वन हो जाएगा। तो वी I1 इक्वल्स टू V अपॉन R1 और I2 इक्वल्स टू V अपॉन R2। तीसरे को लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके क्वेश्चन में नहीं है। पुटिंग द वैल्यू ऑफ, यानी कि समीकरण 1 में मान रखने पर, समीकरण 1 जो था I1 प्लस I2, इसमें हम ये दोनों I1 और I2 के मान रख देंगे, तो हमारा कुछ समीकरण इस तरह का बन जाएगा, जो कि I इक्वल्स टू V अपॉन R1 प्लस में V अपॉन R2 हो जाएगा। फिर हम इसमें से V को कॉमन ले लेंगे, तो हमारे पास जो है V बाहर आ जाएगा ब्रैकेट से, और वन अपॉन आर वन प्लस 1/R2 जो है ब्रैकेट के अंदर आ जाएंगे। ये समीकरण नंबर 2 लिख देंगे। अब यहाँ पे आई को मानते हैं V अपॉन में P। ये P जो है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, यानी कि सभी रेजिस्टेंस का जो है हम मानते हैं कि R1 प्लस R2 प्लस R3 जो है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, समांतर क्रम में जुड़े हुए संयोजन का तुल्य प्रतिरोध, यानी इक्विवेलेंट कॉम्बिनेशन है RP। आरपी मानिए, आर ई मानिए, कहीं कहीं बुक में आर ई देता है, ई से इक्विवेलेंट बोलते हैं ना, तो ई से डिनोट किया इसको, ई आर पी माने या आपकी मर्जी है। तो आई इक्वल्स टू वी अपॉन आर पी। तो यहाँ पर कुछ नहीं करना है, आई की जगह हमें इस इक्वेशन में दूसरे नंबर में वी अपॉन आर पी लिख देना है। तो यहाँ पे लिख दूंगा मैं वी अपॉन आर पी, तो ये लिखा वी अपॉन आर पी। ठीक है, और ऊपर वाला समीकरण आर वन और आर टू वाला लिख लेंगे यहाँ पे, आर वन और आर टू। अब आपका जो है दोनों तरफ v है, इधर भी v है और इधर भी v है, दोनों v कट जाएंगे, तो यहाँ बचेगा 1/RP, ये रहा, और यहाँ पे से v हट ही गया, तो आपके पास R1 प्लस R2 जो है ये फॉर्मूला आएगा। तो फाइनल जब फॉर्मूला आप डालोगे, तो आपका जो आंसर आएगा फॉर्मूले में, वो केवल इतनी समीकरण आएगी। ठीक है, तो ये आपका जो है आंसर हुआ इसका।
इस तरह से आपको जो है इसको प्रूव करना था। तो ये आपको ये केवल लिखना था 1/rp इक्वल्स टू R1 प्लस 1/R2। 3 की तो बात ही नहीं कर रहे हैं क्योंकि आपके क्वेश्चन में 3 नहीं रजिस्टर हैं, तो 3 में से एक निकाल देना और पूरे की पूरी ऐसी चीज़ लिखी जाएंगी, इसमें केवल R3 नहीं लिखा जाएगा, I3 नहीं लिखा जाएगा, बस बाकी सब कुछ लिखा जाएगा। तो ये हुआ आपके सॉल्यूशन फिजिक्स का। इससे पहले मैंने हिस्ट्री आपका दे दिया है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी चेक कर सकते हो। और सारे सॉल्यूशंस आपके मॉडल पेपर्स जो बोर्ड में आएंगे, जिसमें से 70 to 80% क्वेश्चंस आएंगे मॉडल पेपर में से, वो सारे सॉल्व करवाए दिए गए हैं, उनको भी देखिए। और जो बचे हुए हैं वो सॉल्व करवा रहे हैं मतलब अभी समय अनुसार करवा रहे हैं। और आप लोग जैसे जैसे कमेंट कर रहे हैं उन उन क्वेश्चंस के या उन उन सेट्स के हम सॉल्यूशंस को कंप्लीट करा रहे हैं। तो जितने ज़्यादा आप मैक्सिमम कमेंट करोगे उतनी जल्दी जल्दी आपके सॉल्यूशंस जो है हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए मिलेंगे। तो मैक्सिमम शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, स्कूल फ्रेंड के साथ में, ताकि वो लोग भी कमेंट करें कि सर फटाफट आप सॉल्यूशन बना दीजिए हिंदी इंग्लिश मीडियम में, या फिर जो भी आप जैसे भी कमेंट करना चाहें आप। प्रत्येक बच्चा जो एक वीडियो देख रहा है उसको कमेंट करने का हक है, और कमेंट कॉस्ट ऑफ फ्री है, केवल आपको कमेंट करना है, आपके सॉल्यूशंस आपके सामने प्रकट हो जाएंगे, यानी कि अवेलेबल करा दिए जाएंगे। सारे सॉल्यूशंस बना देंगे हिंदी और इंग्लिश में, सभी सब्जेक्ट के। टेंशन फ्री रहो और पूरे आंसर्स बिल्कुल सही देंगे। बहुत सारे चैनल जो है आंसर्स अधूरा भी दे रहे हैं और कंप्लीट भी नहीं दे रहे हैं और गलत भी दे रहे हैं। तो उन चीज़ों को थोड़ा सा सावधानी से बरतो और सावधानी से देखो, हर जगह पे आपको सॉल्यूशन सही नहीं मिलेंगे। तो आशा करता हूँ इस वीडियो को लाइक कर दिया होगा और अपने ग्रुप में शेयर भी कर दिया होगा और अपने दोस्तों के साथ में जो है इसको देख भी रहे होगे। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।